2003 इराक के अंदर अमेरिका ने एक ऐसी जंग शुरू की कि आज तक इराक उससे नहीं निकल सका। 2014 में लीबिया में एक ऐसी सिविल वॉर स्टार्ट हुई कि जिससे आज तक लीबिया उस जंग से नहीं निकल सका। ये दोनों कंट्रीज, इनका ज्योग्राफिया बहुत अच्छा है, इनके पास ऑयल रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन आज तक ये कंट्रीज स्टेबल नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल इतना छोटा मुल्क है कि उसका मैप देखने के लिए भी आपको जूम करना पड़ता है। वो एक ऐसा मुल्क है कि जो सालों से जंग के अंदर, जब से उन्होंने फलस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया है, तब से ये कंट्री जंग के अंदर है। आसपास की जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो सबसे जंगें कर चुका है। रिसेंटली बात करें तो पिछले 2 सालों से वो गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है और आज वो ईरान के अंदर भी वो जंग कर रहा है। लेकिन फिर भी इसराइल जो है वो एक स्टेबल तरीन कंट्री है, बल्कि इसराइल को दुनिया के सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं वो इसराइल के अंदर बनते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इंटेल है, उनके ऑफिसेज जो हैं वो इसराइल के अंदर मौजूद हैं। बल्कि आज के टाइम इसराइल जो है वो दुनिया की रिचेस्ट तरीन कंट्रीज में से एक माना जाता है। लेकिन इसराइल हर टाइम जंग के अंदर रहने के बाद भी इतनी स्टेबल कंट्री बन कैसे गया? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसराइल को। ये इसराइल की इकोनॉमी के ऊपर बात करने से पहले एक चीज बता दूं कि ये हमारी इसराइल के ऊपर दूसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा तो आप वो जरूर देख लें। उसके अंदर हमने बताया था कि इसराइल कैसे अमेरिका को कंट्रोल करता है। अब आगे चलते हैं। अब इसराइल की जो इकोनॉमी है ना, उसके लेकर ना पहले बहुत सारी कहानियां भी यहाँ पर फेमस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो यहूदी बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो पता नहीं उनका जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया के अंदर नहीं है, और इस तरह को लेकर ना, और उनका IT सेक्टर उससे बड़ा कोई IT सेक्टर नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां पिछले कई सालों के अंदर इसराइल को लेकर फेमस होती रहती हैं और कंस्पिरेसीज और थ्योरीज वगैरह आती रहती हैं। लेकिन सच में अगर पूछा जाए ना, तो इसराइल की जो इकोनॉमी है ना वो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं की गई, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसराइल जो है वो इस तरह से एकदम से, जो 90s में एक गरीब कंट्री थी और अचानक से वो पिछले कई सालों के अंदर अमीर हो चुका है। पहले तो इसराइल की अगर आप इसराइल के मैप की बात करें ना, तो वो इतना छोटा मुल्क है और एक सैटेलाइट किस्म का मुल्क है। उसके पास कोई इंपॉर्टेंट वो जगह नहीं बनती थी, लेकिन जिस लोकेशन, जिस जगह पर वो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वजह यह है कि मिडिल ईस्ट अगर आप पूरा देखें ना, तो वहां पर सब अरब कंट्रीज हैं, सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, और सबके पास ऑयल मौजूद है। और अमेरिका जो है उसे ऑयल चाहिए यहाँ का, और वेस्टर्न पावर्स को यहाँ का ऑयल चाहिए, तो इसलिए उनको एक अलाय चाहिए जो इन अरब कंट्रीज को डरा सके मिडिल ईस्ट के अंदर। तो वो अलाय बन जाता है इसराइल, क्योंकि इसराइल एक जूइश कंट्री है। तो इसलिए अमेरिकन या वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो सालों से इसराइल को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आती हैं, ताकि वो अरब कंट्रीज को डरा सकें और उनसे ऑयल ले सकें। अब इसराइल जो है वो एक बुली की तरह एक्ट करता है। जब भी अमेरिका कहता है कि अरब कंट्रीज अगर तुमने ऑयल ना दिया तो हम अपना कुत्ता तुम्हारे पर छोड़ देंगे, तो और इसी वजह से अमेरिका जो है वो सालों से इसराइल को एड देता हुआ आता है। पहले उसने यहाँ पर इकोनॉमिक एड दिया करता था, फिर उसने इसको मिलिट्री एड के अंदर बदल दिया, और हर साल जो है वो 3.8 बिलियन जो है वो हर साल इसराइल को दिए जाते हैं मिलिट्री एड की तरह। साथ में ये जो टोटल बनते हैं 90 से लेकर अब तक, वो 300 बिलियन के आसपास की जो है वो रकम बन जाती है। हालांकि इससे कई ज्यादा वो पैसे दे चुके हैं इसराइल को, लेकिन ये जो ऑफिशियल नंबर है हमारे पास वो यही बन जाता है। कई बार वो जंगों के अंदर इससे भी कई ज्यादा वो पैसे इसराइल को दे चुके हैं, और अमेरिका जो सबसे ज्यादा एड देता है ना, वो इसराइल को ही दे चुका है आज तक। अब इस तरह की एड मिलने की वजह से इसराइल को बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो ये कि उसको इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत फायदा होता है कि उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहती है, साथ में वो अपनी मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाता है। अपने लोगों को वो हर साल, जो 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये कंपलसरी कर रखा है कि उसे वो मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, जो कि एड के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। हर कंट्री इस तरह से नहीं कर सकती। साथ में इसराइल के अंदर एक और जो पॉलिसी तैयार की गई है कि दुनिया के अंदर कोई भी यहूदी कहीं भी रहता है वो कभी भी इसराइल आ सकता है। इसराइल उसे सिटीजनशिप भी देता है, उनके बच्चों को भी सिटीजनशिप देता है, साथ में उनको एजुकेशन फ्री देता है, अस्पतालों के अंदर एक्सेस फ्री देता है, और चीज़ों के अंदर भी वो बहुत सारी फ्री चीज़ें देता है, बल्कि इंश्योरेंस तक शायद उनको फ्री मिलती है। तो इस वजह से बहुत सारे जो यहूदी हैं वो पिछले कई सालों के अंदर जो है वो इसराइल आते हैं। अब इसराइल आने से, क्योंकि बहुत सारे यहूदी जो हैं वो यूरोप के अंदर रहते थे, तो वो बहुत सारे इसराइल आए हैं। उसके अलावा जब सोवियट्स का कोलैप्स भी हुआ था ना 90s के अंदर, तो तब भी बड़ी यूथ जो है वो इसराइल आई थी। अब जो सोवियट्स से जो लोग आए थे वो काफी पढ़े लिखे लोग थे, सोवियत यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े हुए थे, तो वो पढ़ी लिखी यूथ भी इस तरह से इसराइल को मिल जाती है। साथ में एक बोनस जो इसराइल को मिलता है वो ये कि दुनिया के अंदर जितने भी यहूदी हैं वो इसराइल को डोनेट करते हैं। वो इसलिए डोनेट करते हैं क्योंकि जी इसराइल ये कहता है कि मैं वाहिद एक जूइश कंट्री हूँ दुनिया के अंदर, तो उनको लगता है कि हमारी एक ही कंट्री है, तो उसको वो डोनेट करते हैं अपनी इबादत समझकर, अपनी प्रेयर समझकर,
छोड़कर, तो दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर जो है हर साल बहुत सारी डोनेशन भी इसराइल को देते हैं। अब इसराइल को ये पता था कि उसके जो नापाक इरादे हैं, जो ग्रेटर इसराइल वो बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको जंग करनी पड़ेगी और हर दिन उसको जंग में ही रहना है। तो इसलिए उसने अपनी इकोनॉमी को जो स्टेबली इस तरह से किया है कि उसे मतलब कि जंग होती भी रहे तो उससे उसको कोई फर्क ना पड़े, बल्कि वो उससे भी वो प्रॉफिट जनरेट करे थे। इसीलिए उसने अपनी इकोनॉमी को दो चीजों के ऊपर जो है वो फिक्स कर रखा है। एक उसने आईटी सेक्टर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, और दूसरी चीज उसकी मिलिट्री और जो टेक है। बल्कि आज के टाइम अगर आप देखें तो ये दोनों चीजें मिलकर ही आर्मी के अंदर या मिलिट्री के अंदर या जंगों के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसने ये चीजें की किस तरह से? एक तो इसराइल ने ये किया कि अपनी सिलिकॉन जो वादी थी अमेरिका के अंदर, अगर आपने देखी है सिलिकॉन वैली, तो उसका एक कॉपी वर्जन बना रखा है सिलिकॉन वादी, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने हर साल वो अपने जीडीपी के अंदर से 6% देते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। अब इससे होता ये है कि वहाँ के जो यूथ है इसराइल की, वो उन सेंटर्स के अंदर पढ़ती है, नई नई इन्वेंशंस करती है। अब इसके साथ एक और चीज़ ये हुई कि बड़ी बड़ी जो अमेरिकन कंपनी थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट थी, गूगल थी, एप्पल थी, ये सारी कंपनीज जो है, एंटेल है, इन सारी कंपनीज जो है अपने ऑफिस जो है वो इसराइल के अंदर खोलना शुरू किए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, और अपने रिसर्च प्रोग्राम थे, डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम थे, वो भी इसराइल के अंदर स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और इसराइल की जो यूथ थी उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बात समझ नहीं आती कि ये कंपनीज इसराइल क्यों आई। मतलब इसराइल जैसी कंट्री जो हाय दिन जंग के अंदर रहती है और स्टेबल भी नहीं रहती, तो वो फिर इस तरह की कंट्री के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने क्यों की? अब इससे इसराइल को फायदा क्या हुआ? इसराइल की जो यंग यूथ थी ना, उसके इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक के अंदर काम करने का मौका मिला सिलिकॉन वैली के अंदर, और वो मॉडर्न टेक के अंदर काम करते रहे, उन्हें टेक्नोलॉजी समझ आई, और इस वजह से उन्होंने वो नई नई इन्वेंशन कर पाए। जैसे इसराइल के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेंशन हुई, उसके अलावा जो मिलिट्री के अंदर इन्वेंशन वगैरह वो करते हैं, उसके अलावा सेमीकंडक्टर के अंदर जो उन्होंने इन्वेंशन की, तो उसका एक बड़ा रीजन जो था वो यहीं से इसी टेक कंपनीज ही थी। अगर आप ये कहते हो कि नहीं इन कंपनीज का कोई इंपैक्ट इसराइल के ऊपर नहीं था या वहां की यूथ पर नहीं था, और उन्होंने सिर्फ बिल्कुल जीरो से आकर यहूदी इतने टैलेंटेड हो गए कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके इतने ऊपर पहुंच गए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसकी इसराइल है, उसके यहाँ जो मॉडर्न टेक ये जो चीजें बन रही हैं आज के टाइम, उसके पीछे अमेरिकन कंपनीज का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ना हो तो वो मॉडर्न टेक या टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं कर सके थे, तो इसी वजह से वो नई नई इन्वेंशन भी कर पाए थे, और इसी वजह से वहां पर स्टार्टअप नेशन भी वो बन गया, और वहां पर नए नए स्टार्टअप खुलना स्टार्ट हुए, और कई लोग इससे बिलियनर भी वहां पर बने थे। इसके अलावा इसराइल की अगर वेपन इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी, उसके अंदर भी वो आज के टाइम टॉप 10 कंट्रीज में से आता है जो वेपन दुनिया के अंदर सप्लाई करता है। पिछले कई सालों के अंदर तो उसके आयरन डोम और दूसरी चीजों को लेकर एक बहुत बड़ी एक मिथ भी यहाँ पर बनाई गई थी कि उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, जो कि अब काफी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर भी हमें वेस्ट और अमेरिकन जो कंपनीज हैं उन्हीं का ही इन्फ्लुएंस नजर आता है। वजह यह है कि अमेरिका इसराइल जो है उसके अमेरिकन कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इसराइली जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स नजर आते हैं, और इसीलिए इसराइल जो है वो मॉडर्न वेपन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो इसराइल के साथ कॉन्टैक्ट क्यों करती हैं? उसके बहुत सारी रीजन है। एक तो अगर आप वेपन इंडस्ट्री का एक बिजनेस मॉडल समझेंगे ना तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब वेपन इंडस्ट्री जो होती है ना, जो वो अपने वेपन्स ना कभी आम लोगों को नहीं बेच सकते, वो वेपन्स बेचते हैं गवर्नमेंट्स को, और गवर्नमेंट जो है वेपन्स तब खरीदती है जब उसके पास बजट होता है, और हर साल बजट एक बार ही आता है, और वो एक लिमिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वेपन इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो साइन किए जाते हैं। तो इससे जो कंपनीज होती हैं उनको एक लिमिटेड अमाउंट में प्रॉफिट होता रहता है। लेकिन अब इसलिए वेपन इंडस्ट्री चाहती है कि उसे जंगें चाहिए होती हैं, और इसराइल वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो हर टाइम जंग में रहता है, तो इसलिए उनके लिए ये बड़ा फायदेमंद सौदा साबित होता है कि इसराइल जो है उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसराइल जो है वो उनसे वेपन्स खरीदता रहता है। साथ में वेपन इंडस्ट्री का ये होता है कि उनको वेपन्स अपने टेस्ट भी कराने होते हैं। अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर जब लोगों के ऊपर और फलस्तीनियों के ऊपर जो मिसाइल दागता है या जो भी उनको कत्लेआम करता है, तो वहां पर साथ में जो है वो उनके जो वेपन्स होते हैं वो भी टेस्ट हो रहे होते हैं। तो वो दूसरी जो कंट्रीज होती हैं वो भी देखती हैं कि देखो गजा के अंदर फलस्तीनियों को किस तरह से कत्ल किया जा रहा है, तो हम भी अपने लोगों को या दूसरे लोगों को इस तरह से कत्ल करेंगे। तो वो इस तरह से यहाँ से वेपन्स भी खरीदते रहते हैं उन कंपनीज से। और साथ में जो इसराइल के अंदर जो फलस्तीनी हैं वो बच्चे होते हैं, तो आगे से रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाते। तो घटिया से घटिया अगर वेपन भी बनाओगे तो वो अच्छा चल जाता है, क्योंकि आगे से कोई आपको रिस्पॉन्स करने वाला नहीं होता। वैसे जब अब ईरान ने रिस्पॉन्स किया है तो संभालो फिर। साथ में एक बड़ा जो अमेरिकन जो कंपनीज होती हैं वो इसराइल के साथ कोलैबोरेट इसलिए भी करती हैं क्योंकि इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी है, और इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका को जो है वो जंगों के अंदर धकेल सकता है या जंगों के अंदर ले जा सकता है। अब अमेरिकन जो कंपनीज होती हैं, वेपन इंडस्ट्री होती है,
होती है वो भी यही चाहती है जंग हो, और इजरायली लॉबी भी ये चाहती है कि जंग हो। तो इसलिए इनके जो दोनों के मकासद हैं वो एक हो जाते हैं। उनका काम सिर्फ इजराइल अमेरिका को जंग करवाना है, तो इसलिए ये अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप वेनेजुएला से जंग से पहले देखें, वो उनका मीडिया देख लें, या ईरान से जंग से पहले मीडिया को देखें, वो हर तरह से जंग के फायदे आपको बता रहे होते हैं। या जितने भी लॉबी के लोग होते हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं कि भाई जंग करो जंग करो। इस तरह का इन्फ्लुएंस वहां पर क्रिएट हो जाता है पिछले कई सालों के अंदर। साथ में अमेरिका जो है वो, क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, उसके बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो हर बार जो है वो जंग पर होता रहता है। एक तो रीजन ये है कि वहां पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर ना कभी भी कोई बेस्ट पॉलिटिशियन या बेस्ट लीडर नहीं चूज होता, हमेशा वहां पर वो चूज होता है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है या जो ज्यादा लाइक किया जाता है। तो इसी वजह से एक कमजोर किस्म की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो चूज हो जाती है। साथ में एक बड़ा रीजन ये होता है कि वेस्ट की जो तहजीब है उसमें बदकारी करना, दूसरी चीज करना इतना कोई बुरा नहीं समझा जाता। तो वहां की जो पॉलिटिकल लीड होती है उसके बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल करना भी आसान हो जाता है। फिर एक और चीज ये है कि इजरायली जो लॉबी है वो भी अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस करती है, वहां के पॉलिटिशियंस को फंड करती है, तो वो भी एक रीजन हो जाता है। साथ में अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री है वो भी लॉबिंग कर रही होती है। तो ये लॉबिंग जब इतनी ज्यादा एक प्रेशर पड़ता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उनको जंगों के ऊपर उतरना ही पड़ता है। साथ में जो उससे फायदा होने वाला होता है ना, तो साथ में जो वो फैसला करेंगे तो उससे प्रॉफिट भी वो जनरेट हो। अगर वो जंग पर उतर जाएंगे तो उससे ऊपर की जो पॉलिटिकल एलीट क्लास होती है ना वहाँ की, उसको बहुत प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो। इस तरह से जब वेपन इंडस्ट्री ऊपर जाती है, अगर आप देखें तो जब भी जंग स्टार्ट होती है तो वेपन इंडस्ट्री के जो शेयर्स होते हैं, जो मार्केट वैल्यू होती है वो 200-300% जो है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो जंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और इसराइल के जो मकासद हैं वो मैच करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो इसलिए इसराइल जो है वो जंगों के अंदर रहने के बाद भी वो प्रॉफिट उससे जनरेट करता रहता है और वो एक स्टेबल कंट्री ही बनकर रहता है। हालांकि इसराइल के अंदर जो आम लोग हैं वो जब भी जंग होती है तो वो उसके बाद वहां से भाग भी जाते हैं, क्योंकि एक सैटेलाइट सा मुल्क है, लोगों को डर होता है कि कहीं यहाँ पर पूरा अटैक ना हो जाए। तो कई बार वो उनकी जो पॉपुलेशन होती है ना वो हमेशा इसराइल से भागने की कोशिश करते हैं। बल्कि पिछले कई टाइम से जो जंग चल रही है उसकी वजह से भी बहुत से लोग जो है वो इसराइल के से भागकर दूसरी कंट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद और भी वीडियो आपको इसराइल से रिलेटेड मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल कीजिए। तो ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप इससे पहला इस वीडियो का पार्ट नहीं देखा तो वो देख लें, और अगर आपको और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है कि जो हम बात करें या जिस टॉपिक के ऊपर बात करें, तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा मुझे।